Hi everyone. So today I'm going to teach you about the myeloma and agranulocytosis. Okay. So basically multiple myeloma is a type of a blood cancer. Okay. And it's covered under the medical surgical nursing. सो मल्टीपल माइलोमा क्या है? एक ब्लड टाइप का कैंसर है जिसमें कि वो क्या करता है, हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं बोन मैरो के, उनको अफेक्ट करता है आके। ओके, अब इनको अफेक्ट करेगा आके तो क्या होगा कि ये ना प्रोटीन सेल्स को बनाती हैं हमारी। बेसिकली प्रोटीन सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज़ को भी सपोर्ट करती हैं। अब एंटीबॉडीज़ क्या करता है? एंटीबॉडीज़ एंटीजन से लड़ती हैं, इन्फेक्शंस को कंट्रोल करती हैं, यही सारा काम तो करती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ना ये क्या करता है, इन्हीं प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा। ठीक है। और एज ए ये कैंसरस सेल्स है तो ये क्या करता है, साइज को इंक्रीज कर देता है प्लाज्मा सेल्स की। ठीक है। अब इनका सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो चेंजेस तो आएंगे बॉडी के अंदर। तो इसका डेफिनेशंस क्या है कि एक टाइप ऑफ कैंसर है ये। ओके। अब ये क्या कर रहा है, हमारे प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, जो कि क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। ठीक है। अब ये वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज़ को बनाती हैं। अब माइलोमा में क्या होता है, ये सेल्स जो होती हैं ना उनको स्टॉप कर देता है और ये क्या करता है, एक एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन बनवाता है इनसे। ठीक है। एबनॉर्मल टाइप का प्रोटीन बनवाता है जिसको हम मोनोक्लोनल और एम प्रोटीन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा कैंसरस सेल्स का लार्ज न्यूक्लियाई हो जाता है। ठीक है। और वो क्या होता है, इसेंट्रिक होता है, मतलब कि सेल की वन साइड को पुश कर हो जाएगा, वन साइड में। ओके, वन साइडेड पुश हो जाता है न्यूक्लियस जो है। इसके बाद आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। सो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक एज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एज। तो जो पर्सन 65 ईयर्स ओल्ड है, अबव है उसके, उनमें ज़्यादा होता है बिकॉज उनकी इम्यूनिटी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है। मेंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं फीमेल्स के मुकाबले में। ओके। उसके बाद में आता है कि ये अफ्रीकन्स अमेरिकन्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में फैमिली हिस्ट्री जिसको रही होगी इसकी, ओबेसिटी भी होता है कई बार। ठीक है। ओबेसिटी बहुत सारे डिजीज़ का रिस्क फैक्टर होता है ना। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ रेडिएशंस हो गए, जैसे कि आप कभी पास्ट में एक्सपोज हुए आयनाइज रेडिएशन से, एक्सरेज से, या फिर आपको कोई और प्लाज्मा डिसीज़ है जैसे कि मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है, हमारा एम प्रोटीन बनने लगता है। ठीक है। एम प्रोटीन बनने लगता है जिसकी वजह से हमारा कैंसर होता है ये प्लाज्मा सेल्स में। ठीक है। इसमें एक ये और ये है सॉलिटरी प्लाज्मोसाइटोमा। इसमें भी एक यही है कि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं ना, इनमें दिक्कत आती है। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली एक एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि हमारा सिंगल ट्यूमर में ग्रो हो जाते हैं, या तो एक बोन में होंगे या फिर हो सकता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में हो जाएं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती हैं। तो कॉजेज़ इसके हैं कि या तो आपको जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटीज़ हुई हैं। ठीक है। डीएनए में या फिर क्रोमोसोमल्स कुछ भी हमारा डिलीशन होता है, एडिशन होता है। बेसिकली इसमें बताया गया है कि क्रोमोसोम्स और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 13 कॉज कर सकता है माइलोमा को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकती हैं हमारी, जैसे कि बहुत ज़्यादा डोजेज हो गए, हाई डोजेज ऑफ रेडिएशंस, जैसे कि हमारा एटॉमिक बॉम्ब से हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो गया, कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, पेस्टिसाइड, ये सब क्या कर सकते हैं, डैमेज कर देते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स के डीएनए को, जो कि कॉज करता है माइलोमा। ओके। आफ्टर इट पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सबसे पहले किसी भी कैंसर सेल में क्या हो रही है, हमारी अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होती है। ठीक है। इसमें यही हो रहा है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन हो रही है प्लाज्मा सेल्स में, बोन मैरो के अंदर। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्स की कोलोनाइजेशन हो जाती है बोन मैरो के अंदर। अब इसी को मल्टीपल माइलोमा बोल रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में या तो पैथोजेनेसिस शुरू हो जाती है मल्टीपल माइलोमा की, बाकी कुछ और भी जैसे हमारे वो है टियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि डीएनए का मिथाइलेशन हो गया। ठीक है। एसिटाइलेशन हो गया, या हिस्टोन्स का मिथाइलेशन हो गया, एपी माइक्रो आरएनएज हो गए, या फिर ऐसे
कीमोथेरेपीज हो गई जो टारगेट कर रहे हैं हमारे जीन्स को, ठीक है। इन सब को मिला के भी क्या हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद मल्टीपल माइलोमा की वजह से बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं और इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ने लगता है। ओके, देन आफ्टर इट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। तो पेन होगा बहुत ज़्यादा, अथ्रैल्जिया बोलते हैं जिसे हम बोन पेन को, हिप्स में पेन हो सकता है, स्कल में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, माइनर इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। माइनर इंजरीज की वजह से बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन्फेक्शन भी तो हो सकता है ना, कॉज कर रहा है, मतलब इम्यूनिटी लो हो रही है तो इन्फेक्शन हो सकता है कि हाई हो रहा हो, है ना। इसकी वजह से भी फटीग हो रहा है, उससे वीकनेस हो रही है, अनीमिया हो जाता है इसमें, ठीक है। ब्लीडिंग और ब्रूज देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लेटलेट का काउंट भी डिक्रीज हो जाता है। हाई कैल्शियम लेवल हो सकता है ब्लड में, जो कि क्या कर सकता है, थर्स्ट कॉज कर सकता है, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन और किडनी डैमेज कर सकता है। ओके, आफ्टर इट नर्व डैमेज भी कर सकता है ये, जिसकी वजह से नमनेस हो जाएगी, टिंगलिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है हमारे आर्म्स और लेग्स में, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि स्वेलिंग कॉज कर सकता है, वेट लॉस कॉज कर सकता है और यूरिन में चेंजेस कर सकता है, ठीक है, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है हमारा हाई ब्लड विस्कोसिटी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, स्लो ब्लड फ्लो हो जाएगा, थिकनेस बढ़ रही है ब्लड की तो हो सकता है उसका ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, जिसकी वजह से डिजीनेस, कन्फ्यूजन और स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं। स्ट्रोक में क्या होता है, यही तो होता है, ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीपल माइलोमा के जो सेल्स हैं ना, जब उनको स्टेन्स करते हैं तो वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ओके, लाइक दिस वन। ये कुछ है लाइक अनीमिया, जो मेजर सिम्टम्स हमारे पास में अनीमिया है, फटीग है, वेट लॉस है और डिक्रीज किडनी फंक्शन हो जाएगा, बोन पेन हो जाएगा रिब्स में, बैक में, ओके। फिर इसके बाद यही था, वही 6 सिम्टम्स हमारे अनीमिया हो जाता है, ठीक है। अनीमिया में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स का लेवल कम हो जाता है, बोन पेन हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट का काउंट क्या है, कम है, ओके। हाई लेवल ऑफ कैल्शियम हो सकता है ब्लड के अंदर, किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है, नमनेस हो सकती है। देन उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, ओके। तो इसमें क्या आ सकता है, हम कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करा सकते, जिसमें सीबीसी आ जाएगा, ओके, ब्लड टेस्ट के अंदर, और ब्लड सेल्स को काउंट करा लेंगे, प्रोटीन, कैल्शियम, सब कुछ पता चल जाता है उसके अंदर। यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, किडनी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, यूरिन टेस्ट कराएंगे तो हमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ भी मिल सकती हैं यूरिन के अंदर, जिसको हम एम प्रोटीन या फिर बेंस जॉन्स प्रोटीन भी बोलते हैं। इसके बाद बोन मैरो बायोप्सी कर सकते हैं हम, जिसमें हम स्मॉल सैंपल लेते हैं बोन मैरो का, यूजुअली कहाँ से, हिप बोन से, उसको एग्जामाइन करते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इसके बाद आ सकता है जेनेटिक टेस्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, जिसमें हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में बता सकता है, जिसमें हमारा क्या होता है, डिलीशन हो रहा था क्रोमोसोमल 13 का, ओके। इमेजिनिंग टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी, पेट स्कैन, इससे क्या हो सकता, पता चलता है बोन की क्या कंडीशन है, ओके, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं किसी भी पेशेंट का, ठीक है, एंटीमेटिक्स फॉर वॉमिटिंग, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, ये सारी चीज़ें देते हैं ना। अब टारगेटेड थेरेपी क्या है, इसमें ना टारगेटेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स और पाथवे इन्वॉल्व होता है, मतलब कि टारगेटेड वो है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमारा आ जाता है बॉर्टिजोमिब, जोमिब वाले ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हो जोमिब से, ओके। ये सारी कुछ ड्रग्स लिखी हुई हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मेरे से प्रेजेंटेशन भी मांग सकते हो, आई विल सेंड यू और शेयर विद यू। इम्यूनोथेरेपी हो जाएगी, इम्यूनोथेरेपी में हमारा क्या आ सकता है कि जो ये ड्रग्स हैं ये क्या कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही है इम्यून सिस्टम को, ताकि वो क्या कर सकें, हमारा माइलोमा सेल्स पे अटैक कर सकें, जिसमें हमारा क्या आ जाते हैं, हमारे इंक्लूड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, चेक पॉइंट इनहिबिटर, बाई स्पेसिफिक टी सेल एंगेजर्स और किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी सेल थेरेपी। कीमोथेरेपीज दे सकते हैं हम बेसिकली, जिसमें हमारा आ जाता है साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सीरूबिसिन, मेलफलन एंड
बेंडाम्यूस्टाइन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं फॉर इन्फ्लामेशन, जिसमें हमारा डेक्सामीथासोन और प्रेडनिसोन आ जाता है। फिर आता है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या कर सकते हैं हम, रिसेक्शन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ना हमारा जो प्लाज्मोसाइटोमा है ना, उसका क्या कर देते हैं हम, रिमूवल कर देते हैं, सिंगल प्लाइसोटोमा का, जिसमें या फिर ट्यूमर मास का, जो कि क्या कर रहा था हमारा सिम्टम्स को कॉज कर रहा है, कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर रहा है हमारा, ठीक है। अब ये क्या करता है, इस बेसिकली ना ये रिसेक्शन लोकेशन और ट्यूमर के साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेसिकली जो रिसेक्शन है ना, ये रिड्यूस करता है ट्यूमर के बर्डन को, इम्प्रूव करता है अदर ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को, और फर्दर डैमेज को भी प्रिवेंट करता है। स्टेबलाइजेशन कॉज कर सकते हैं, मतलब स्टेबलाइजेशन क्या है कि इसमें ना रीइंफोर्स करते हैं हम जो वीकेंड और फ्रैक्चर्ड बोन होती है उनको मेटल रॉड्स के साथ में, प्लेट्स के साथ में, स्क्रूज और सीमेंट के साथ में। ये क्या करता है, हमारी बोन की स्ट्रेंथ को रिस्टोर करता है, प्रिवेंट करता है फर्दर फ्रैक्चर्स को, पेन और डिफॉर्मिटी को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये किसकी वजह से कर सकते हैं हम, स्टेबलाइजेशन थ्रू हम कर सकते हैं इसे परक्यूटेनियस अप्रोच, या फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ और लोकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। इसके बाद आता है हमारा डिप्रेशन। तो डिप्रेशन क्या है बेसिकली, तो इसमें ना हम प्रेशर जो होता है ना उसको रिलीव कर देते हैं, ठीक है। हमारे स्पाइनल कोड नर्व रूट्स पे जो प्रेशर है उसको क्या कर रहे हैं हम, रिलीव कर रहे हैं, जो कि ट्यूमर मास की वजह से कॉज हो रहा था, ठीक है। इसमें आता है फिर इसके बाद में ये किस किस वजह से हो सकता है, मतलब कि ये कॉज कर रहा है ना, जैसे कि हमारा न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट वगैरह कॉज कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्यूमर को रिमूव कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से क्या है, डिकम्प्रेशन भी हो जाता है। इसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या कर सकते हो आप, वाइटल साइंस दे सकते हो, नॉर्मल है वो, कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हो उसे, और क्या कर सकते हो, पेन को मैनेज कर सकते हो उसे डाइवर्जनल थेरेपी दे के, ना म्यूज़िक थेरेपी हो गई, या फिर आप उसे बात कर रहे हो, इंडिविजुअल थेरेपी हो गई, या फिर ग्रुप थेरेपीज़ हो गई, ठीक है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करा सकते हो हाइजीन मेंटेन करा के बार बार, ठीक है। जो भी आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो उनको क्लीन करके, कुछ भी प्रोसीजर कर रहे हो उसके बाद हैंड वॉशिंग करके, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट का क्या है, ब्लड काउंट कम है, ठीक है, तो हमें इन्फेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑब्वियस है, ब्लड इन्फेक्शन है तो उसका वेट लॉस हो रहा है, तो हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, और उसे वैसे भी वॉमिटिंग नोजिया हो रहा है, तो हमें न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, ओके। इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन रखना है, ठीक है। और क्या है, कॉम्प्लिकेशन जितनी भी हमारी उनको मैनेज करना है। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि अनीमिया, किडनी डैमेज, ये सारे हैं ना हमारे पास में, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, नर्व डैमेज हो रही है, बोन फ्रैक्चर हो रहा है, तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है उन्हें, इमोशनल सपोर्ट देना है फैमिली मेम्बर्स को भी, और जो पेशेंट है सफ़र कर रहा है उसको भी, ओके। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, बोन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है बोन फ्रैक्चर हो जाए, हाई कैल्शियम उसमें ब्लड में जा रहा है, ये सारी है ना। किडनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसे, ठीक है। वेट लॉस हो सकता है जिसकी वजह से, यूरिन चेंजेस की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है उसे, अनीमिया है ही ऑलरेडी, हो सकता है बहुत ज़्यादा अनीमिया कॉज हो जाए, ब्लीडिंग हो बहुत ज़्यादा क्योंकि प्लेटलेट का काउंट बहुत कम है, नर्व डैमेज हो जाए क्योंकि हमारा प्रेशर कॉज कर रहा है ट्यूमर हमारे नर्व्स के ऊपर, ठीक है। प्रिवेंशंस कैसे कर सकते हो आप, टॉक्सिक केमिकल्स को अवॉइड करो, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बेंजीन्स वगैरह जो हो गए उनको अवॉइड करो। वैक्सीन लो, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मैंने बताया ना, इम्यूनिटी लो हो रही है तो इन्फेक्शन के उसमें ज़्यादा हो जाता है, इंसान प्रोन हो जाता है इन्फेक्शंस के लिए, सेकेंडरी इन्फेक्शंस के लिए प्रोन हो जाता है। तो जितनी भी हमारी हैं वैक्सीन्स हैं उन्हें लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या ले सकते हो, एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हो, एंटीवायरल ले सकते हो, मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, वायरस को किल कर रहा है वो ले सकते हो, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स कर सकते हो, हैंड वॉशिंग, मास्क वेयर करना, या फिर जो सिक पर्सन है उसके साथ में कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना, ठीक है। आप इम्यूनोग्लोबिन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ सकता है आपके, आप क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, ओके। सो इट वॉज ऑल अबाउट इट। अगर आपको कुछ समझना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।